तो आज मैं करने वाला हूँ एमसीयू के सबसे बड़े संस्कारित धोखेबाज का रोस्ट, कैप्टन अमेरिका स्टीव रॉजर्स। इसे एमसीयू में हमेशा हमें राइचियस हीरो, धर्मराज युधिष्ठिर कह के बेचा जाता है, लेकिन असलियत में ये बंदा कितना सेल्फिश है आज मैं आपको बताता हूँ। अगर आप एक कट्टर स्टीव रॉजर्स फैन है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए नहीं, आपकी आंखें खुल जाएंगी। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह उसके सेल्फिशनेस की वजह से धरती पे इनकर्जन्स का खतरा पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं सिविल वॉर से। इवन ने बोला था कि भाई देख, एवेंजर्स तुम्हारे सुपर हीरो वाले कामों पे नजर रखनी पड़ेगी हमें। और मूवी की शुरुआत में हमने देखा था कि वांडा की एक गलती की वजह से कई लोग मारे गए थे और सोकोविया में जो हुआ वो तो हुआ ही। अब देखा जाए तो गवर्नमेंट कंप्लीटली गलत भी नहीं थी जब उन्होंने एवेंजर्स को सोकोविया अकॉर्ड साइन करने के लिए कहा था, क्योंकि चाहे कुछ भी हो एवेंजर्स की वजह से लोग मारे तो गए थे बहुत सारे। यहाँ सिर्फ प्रॉपर्टी डैमेज की बात नहीं हो रही थी, अगर तुम्हारे वजह से कई लोग मारे गए तो तुम्हें कुछ तो कंपेंसेशन देना पड़ेगा ना। 117 देश साइन करना चाहते थे इसे, कुछ तो रीजन होगा। टोनी का अकॉर्ड को साइन करने का रीजन उसने आयरन मैन 1 में ही बता दिया था। I saw young Americans killed by the very weapons I created to defend them and protect them. And I saw that I had become part of a system that is comfortable with zero accountability. उसने अपने अच्छे और बुरे दोनों एक्शंस की जिम्मेदारी लेने का फैसला लिया था। ऊपर से विजन जैसा एक स्मार्टेस्ट एआई जिसके पास माइंड स्टोन था, उसने तक टोनी के डिसीजन को सपोर्ट किया था। हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि गवर्नमेंट भी कम नहीं है, वो सोकोविया अकॉर्ड्स के थ्रू एवेंजर्स पे अपना कंट्रोल बैठाना चाहती थी, पर एक डिस्कशन करके अकॉर्ड्स में कुछ चेंजेस तो ला सकते थे ना, एक मिडिल ग्राउंड में आने के लिए जिससे एवेंजर्स अपना कंप्लीट कंट्रोल भी ना खोए और उसके डिस्ट्रक्टिव एक्शंस पे किसी की निगरानी भी हो। पर नहीं, अपना स्टीव तो बकी को देखते ही बौखला जाता है और फिर उसने शुरू किया अपना फैमिली ड्रामा। क्यों? क्योंकि मेरा बकी मासूम है, उसने कभी कुछ नहीं किया। हॉकाई बेचारा मस्त अपना रिटायरमेंट लाइफ एंजॉय कर रहा था बीवी बच्चों के साथ, उसको पकड़ के उठा के लेके आ गया अपने दोस्त को बचाने के लिए। हमारे एंटमैन भाई साहब, जिनको इन सब से कोई लेना देना ही नहीं है, उसको अपनी बेटी को छोड़ के इस एयरपोर्ट की लड़ाई में उठवा कर लेके आ गया वो। और सैम विल्सन तो शुरू से ही उसका चमचा रहा है, आज भी वही लगता है वो मुझे। और उसके टीम में थी वांडा। अच्छा, वांडा को टोनी ने एवेंजर्स फैसिलिटी में 5 स्टार फैसिलिटीज वाले रूम दिए थे और उसको कहा था कि जब तक तुम्हारा मामला ठंडा ना हो जाए तब तक वही रह पे रहना, क्योंकि उसकी वजह से लोग मारे तो गए थे भाई, घायल नहीं मारे गए थे। उस पे स्टीव रॉजर्स बोलते कि वो एक बच्ची है। अच्छा, बच्ची है? तू साले पेगी की भतीजी शेरन कार्टर को जब किस करा था तब वो बच्ची नहीं लगी तुझे? और साले तेरे इसी बच्ची ने एज ऑफ अल्ट्रॉन में हल्क का दिमाग खराब करके लोगों को पहले ही मरवाया था। बच्ची है तो क्या लोगों को मरवाती रहे क्या? एनीवे, स्टीव ने इन सबको अपनी टीम से जबरदस्ती लड़वाया और आखिर में क्या किया, सब राफ्ट के जेल में चले गए, सिर्फ स्टीव और उसका प्रिय मित्र बकी को छोड़कर। बाद में टोनी की वजह से ही वो सब छूट पाए थे वहां से, पर टोनी को सब बुराई मानते हैं। अगर वो एक बार अच्छे से बता देता ना कि कुछ विंटर सोल्जर्स है अभी भी हाइड्रा के कंट्रोल में, टोनी क्यों मना करता उनको हैंडल करने से? जब बताया था तब तक रोडी ऑलमोस्ट मरने की हालत में जा चुका था। अच्छा, यहाँ आयरनी देखिए, बकी पे एक खरोच तक ना आए उसके लिए स्टीव ने इतने सारे हीरोज को बुला लिए। और जब टोनी का बेस्ट फ्रेंड रोडी ऑलमोस्ट मर रहा था तब उसने कोई बखेड़ा खड़ा तो नहीं किया था ना, क्योंकि उसे पता था कि ये उसकी पर्सनल लड़ाई नहीं है और इसे अपना पर्सनल बनाना इमेच्योरिटी होगी, वरना वो चाहता तो एक हल्क बस्टर आर्मर को बुला के सबको पेल देता। ऊपर से स्टीव को आता क्या था, अनपढ़ गवार साला। कुछ समझ में आया क्या हुआ? लगता है ये किसी खास तरह के बिजली पर चल रहे हैं। वाह, क्या समझ। टोनी के टुकड़ों में पलने वाला। एज ऑफ अल्ट्रॉन में बेचारा टोनी खुद ये कहता भी है, Lab's all set up, boss. Oh, actually, he's the boss. I just pay for everything and design everything and make everyone look cooler. पर बदले में टोनी को क्या मिला? उसके साथ जो किया स्टीव ने भाई, वो तो नेक्स्ट लेवल था। सालों से जानता था कि बकी ने ही टोनी के पेरेंट्स को मारा था, पर उसने एक बार भी ये बताना जरूरी नहीं समझा। तेरे खुद के माँ बाप अगर मरे होते तो तू तो साले पता नहीं क्या क्या कर देता। This isn't gonna change what happened. I don't care. He killed my mom. माँ बाप तो छोड़, तेरे दोस्त को जरा सा खरोच ना आ जाए करके तूने दुनिया की परवाह किए बगैर एवेंजर्स तोड़ दिया। कहाँ से बंदे बुला लिए तेरे बिहाफ में लड़ने के लिए। और एक बात सुन बे, तू तो कहता था कि हम जान का सौदा नहीं करते। We don't trade lives, Vision. We don't trade lives. बकी की बारी आई तो उसे भूल गया? हाँ, उसकी बारी आई तो कोई मरे कोई जिए कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मेरा बकी सलामत रहे, है ना। और जब एजेंट कोल्सन मरा था क्या कहा था बे तूने टोनी को? Is this the first time you lost a soldier? We are not soldiers. पहली बार कोई सोल्जर खोए हो क्या? अच्छा, वो मरे तो एक सिपाही मरा है, सिपाही तो मरते ही रहते हैं जंग में। वो तेरे दोस्त बकी पे एक खरोच आ जाए तो दुनिया पलट देगा। दोगले हरामी साले। शांति से अगर स्टीव ने एक बार टोनी को बिठा के एक्सप्लेन किया होता ना कि हाइड्रा कैसी चीज है, क्या क्या किया था उसने, बकी नाम का एक दोस्त था उसका, उसको ब्रेन वॉश करके ऐसा करवाया गया, फिर अगर वो स्लोली रिवील करता उसके पेरेंट्स का डेथ, तो इतना बुरा हाल नहीं होता टोनी का। हाँ, गुस्सा जरूर आता, पर टोनी स्टीव से 1000 गुना ज्यादा मैच्योर है और वो इम्प्रैक्टिकल डिसीजन नहीं लेता। अरे उसने सिविल वॉर के बाद भी बकी को कुछ नहीं किया था। अभी तो रुको, अभी तो उसके सबसे सेल्फिश कांड बाकी है। पूरी दुनिया जब ब्लिप से उबर रही थी
करोड़ों लोग 5 साल के बाद अचानक वापस आ गए थे, उनमें से कितनों के पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था। इस चक्कर में फ्लैग स्मैशर्स जैसे सुपर सोल्जर्स का एक मिलिटेंट ग्रुप भी बन गया था। उस वक्त सबको एक स्ट्रॉन्ग लीडर की जरूरत थी, जो एक्सपीरियंस्ड हो, जिसको पूरी दुनिया के लोग रेस्पेक्ट करे, जिसको सही गलत का पता हो। टोनी भी मर गया ऊपर से, लेकिन नहीं, हमारे स्टीव को तो हनीमून मनाना था पेगी के साथ। चला गया साला सैम विल्सन को कैप्टन अमेरिका बना के। अरे धोनी ने भी विराट को जब कैप्टनसी सौंपी थी ना, तब उसने तुरंत रिटायरमेंट नहीं लिया था। कुछ दिन रह के अपना एक्सपीरियंस शेयर करने से अगला लीडर बेहतर बनते। ऊपर से साले सैम विल्सन ने इससे पहले ऐसा क्या कर दिया था बे कि तुझे लगा कि वो नेक्स्ट लीडर बनने लायक है? हमेशा तो एक साइड कैरेक्टर की तरह छोटे मोटे विलेन से लड़ता रहा पूरी उम्र। उसको पूरे एवेंजर्स को लीड करने के लिए छोड़ दिया तूने? सिर्फ एक अच्छा इंसान होने से सब याद है क्या? आयरन मैन ने सेक्रीफाइस करी अपनी जान यूनिवर्स के लिए, और स्टीव ने सेक्रीफाइस करी अपनी जिम्मेदारियां। और यह भी उसका सबसे बड़ा क्राइम नहीं है। स्टीव का ये रोमांस मल्टीवर्स के लिए टाइम बॉम्ब जैसा है, क्योंकि रूल्स तो साफ है, पास्ट बदलोगे तो ब्रांच टाइमलाइंस बनेगी। एक ही टाइमलाइन में 2 स्टीव का होना इनकर्जन के खतरे को और बढ़ाता है। एक स्टीव बर्फ में दबा हुआ है और दूसरा स्टीव पेगी के साथ डांस कर रहा है। अब पॉपुलर बिलीफ तो यही कहती है कि स्टीव का पास्ट में जाके पेगी के साथ रह के फैमिली बनाना हमेशा से ही एक सीक्रेट टाइमलाइन का पार्ट था। और ये बात भी कही गई है मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में कि एक ही टाइम और स्पेस में एक इंसान के 2 अलग अलग वर्जन्स का होना इनकर्जन के खतरे को और बढ़ाता है। और यहाँ अब सीक्रेट टाइमलाइन वाला कॉन्सेप्ट मोस्टली काम नहीं करेगा, बिकॉज ही हू रिमेन्स ऑलरेडी मर चुका है। ऊपर से भले ही स्टीव ने जिस इन्फिनिटी स्टोन को जब और जहां से उठाया था वहां वापस रख दिया ताकि ब्रांच टाइमलाइंस ना बने, पर ऐसे कई टाइमलाइंस खुद बनाए हैं उसने। जैसे जब वो एक्स्ट्रा पिम पार्टिकल्स चुराते अपने रिटर्न टिकट के लिए, उसने सेम वही टाइमलाइन में टेसरेक्ट को रख तो दिया, पर उन पिम पार्टिकल्स का क्या? बेचारा हैंक पिम सोच सोच के मर रहा होगा, उसके प्रोडक्ट्स इसने चुरा लिए। तो दूसरा तो बहुत ऑब्वियस है, कैप्टन अमेरिका का शील्ड, क्योंकि एंड गेम में तो थैनोस ने उसका शील्ड तोड़ दिया था, तो उसने अपने पास्ट वर्जन का ही शील्ड चुराया होगा ना, तब जाके सैम को एक नया शील्ड मिला, वो भी एक ब्रांच टाइमलाइन बनाएगा। अब एवेंजर्स डूम्सडे में डॉक्टर डूम मोस्ट प्रोबेबली इनकर्जन्स के जितने भी कारण हैं उन सबको ढूंढ ढूंढ के मारेगा। और रिपोर्ट्स भी आई है कि स्टीव और पेगी के घर में शूटिंग चल रही है आरडीजे के साथ। एक ठरकी बुड्ढे की वजह से पूरा अर्थ 616 यूनिवर्स खतरे में आ चुका है। और ये मानने की गलती बिल्कुल भी मत करना कि स्टीव लॉयल था पेगी के साथ। वाह कितना रोमांटिक है, इतने सालों बाद भी नहीं बोला। ना ना, एक तो उस ठरकी बुड्ढे ने पेगी के भतीजे को चूमा पहले ही, दूसरा वो वर्जिन भी नहीं है साला। शी हल्क सीरीज में हल्क साफ साफ कहता है स्टीव ने 1943 में ही अपना वर्जिनिटी लूज कर लिया था। Steve Rogers is not a virgin. He lost his virginity to a girl in 1943 on the USO tour. Yes. मैं तो पहले से ही बोल रहा हूँ, ये जन्मजात ठरकी है साला, और अव्वल दर्जे का सेल्फिश भी। They say Cap cannot live without a war. Selfish. स्टीव वो दोस्त है जो एक बड़े व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट रहता है, पर उसका एक अपना छोटा व्हाट्सएप ग्रुप भी होता है क्लोज फ्रेंड्स का, जहां वो दूसरे ग्रुप के फ्रेंड्स की बिचिंग करता है। उसने बकी के लिए टोनी को धोखा दिया, एवेंजर्स को तो तोड़ा ही, फिर पेगी के लिए बकी को छोड़ा, और पेगी को 1943 में ही चीट कर चुका था वो। किसी का सगा नहीं है ये भाई। जब टोनी कहता है ना He's my friend. So was I. क्या दिल टूटा था मेरा। और सुन साले, खुद तो पिटता रहता है। टोनी ने कितने बार बचाया तेरे को? एक बार लोकी से पिट रहा था तब बचाया, फिर वो हाइड्रा का गनमैन था उससे भी बचाया। तूने कितने बार बचाया है उसको? भाई मैं वीडियो अभी खत्म कर रहा हूँ, वरना मैं रुकूंगा नहीं। अगर आपको स्टीव के और भी दोगलेपन के इंसिडेंट से याद आए तो प्लीज़ कमेंट कर देना। बाय।